नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो क्लाइमेटोलॉजी है उसमें पढ़ रहे हैं जलवाष्प। इसमें यह पहला पार्ट है। इसमें हम जलवाष्प के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाटर वेपोर के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। वाटर वेपोर या जलवाष्प के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जलवाष्प क्या चीज़ होती है, किस प्रकार इसका वितरण होता है और इसका महत्व क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जलवाष्प होती क्या है। जैसे कि हम जानते हैं जल है वो द्रव, ठोस और गैसीय तीन अवस्थाओं में हमें मिल सकता है। जैसे द्रव है, साधारणतः जो जल जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। उसके अलावा जब बर्फ़ में यानी ठोस अवस्था में होता है, और जब ये वाष्प बनता है तो ये किस प्रकार में आ जाता है, गैसीय अवस्था में आता है। तो जलवाष्प या वाटर वेपोर मुख्यतः जल की कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था है। यह गैसीय अवस्था है। अब जलवाष्प होता क्या है, वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प है उसको आर्द्रता भी कहते हैं, ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। लेकिन आर्द्रता एक अलग चीज़ है। उससे पहले हमें क्या है, जलवाष्प के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है। तो जैसे नदी है, तालाब है, सागर है, महासागर है, उनसे ताप के कारण जल है वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। ताप प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। तो सूर्य से जो ताप प्राप्त हो रहा है, सूर्यातप जो प्राप्त हो रहा है, उससे क्या होता है, जल है वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है या गैसीय अवस्था में आ जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, जल वाष्प कहा जाता है। यानी जल की जो गैसीय अवस्था है उसको क्या कहते हैं, जलवाष्प उसको कहते हैं, वाटर वेपोर उसको कहते हैं। अब जलवाष्प की मात्रा की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ मिलेगा हमें, वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जलवाष्प औसत जो इसकी स्थिति रहती है वह रहती है 2%। यानी साधारणतः 2% जो योगदान जलवाष्प का वायुमंडल के संगठन में पाया जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प का 2% योगदान पाया जाता है। लेकिन इसकी स्थिति है वो 5% तक भी हमें मिल सकती है। यानी 2 से लेकर के 5% तक जलवाष्प है वो वायुमंडल में पाया जाता है। 2 से लेकर के 5% तक यह जो मात्रा है अब किसी क्षेत्र विशेष, किसी स्थान विशेष के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायविक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की तापीय और वायुदाब की या वायुमंडल के संगठन की जो परिस्थितियाँ हैं, उनके अनुसार जलवाष्प की मात्रा है उसमें परिवर्तन आता रहता है। स्थल एवं जल के वितरण के आधार पर भी जलवाष्प की मात्रा में क्षेत्र विशेष में परिवर्तन आ जाता है। अब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को नापेंगे कैसे, मापन। तो जलवाष्प की जो मात्रा है उसका मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। यानी वायुमंडल में जलवाष्प का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। अब जलवाष्प का निर्माण करने में मुख्य जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, गुप्त ऊष्मा की। यानी गुप्त ऊष्मा है उसी के आधार पर जलवाष्प क्या है, जल है वो गैस में परिवर्तित होता है। तो यानी वह ऊष्मा जो कि जल को गैस में वाष्प में परिवर्तित करती है वो क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। यह ऊष्मा के यानी वाष्प में जो छुपी ऊष्मा है, जलवाष्प में जो ऊष्मा होती है वो क्या कहलाती है, एक प्रकार से गुप्त ऊष्मा उसको कहते हैं। लेटेंट हीट उसको हम कह सकते हैं। यानी जल जब वाष्प में बदला तो उसमें जो ऊष्मा स्थित है उसको वाष्प में बदलने का जो कार्य किया जिसने, वो ऊष्मा उसमें स्थित है वह क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा उसको कहा जाता है। अब ये तो जलवाष्प की कुछ सामान्य जानकारियाँ हो गई। अगर हम जलवाष्प की अगर बात करें तो ये क्या है,
वायुमंडल की निचली परतों में इसका योगदान ज़्यादा पाया जाता है। ऊपर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा है वो धीरे धीरे घट जाती है, उसमें हम वितरण में इसको देखेंगे। तो इसके अलावा इसके स्रोत क्या हैं? साधारणतः हम देखें तो जलवाष्प यानी वाटर वेपर जो है उसके रिसोर्स, उसके सोर्स क्या हैं, उसके स्रोत क्या हैं? जलवाष्प के स्रोत, सोर्स क्या है? तो जैसे कि हम जलवाष्प, जहाँ भी जलवाष्प बनेगा यानी सूर्य की ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है, सूर्य से जो गर्मी प्राप्त हो रही है, उससे जल है वो वाष्प में बदल रहा है। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? जल की आवश्यकता होगी, तभी तो जलवाष्प बनेंगे। तो जलवाष्प के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? उनको दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। जलवाष्प के स्रोतों को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत, यानी प्रकृति से जो जल स्रोत हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे जलवाष्प मिलता है, वो आ जाएंगे। जैसे महासागर, जैसे बड़े बड़े महासागरीय जलराशियां क्षेत्र हैं। जैसे हम देखें तो विश्व का जो जल है उसका 98% जो भाग है वो लगभग महासागरों में ही समाहित है। तो महासागरों में जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तो ये जो महासागरीय क्षेत्र हैं, आर्कटिक महासागर हैं, तो इनमें से कम में ज़्यादा अलग अलग कंडीशन में क्या जलवाष्प की प्राप्ति होती है। वो क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है, तापमान की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो महासागर हैं वो जलवाष्प का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा सागर, काला सागर, लाल सागर, तो ये जो है ये क्या है? ये भी एक प्रकार से जलवाष्प के स्रोत हैं, क्योंकि जब भी इनको जहाँ पर सूर्य ताप की प्राप्ति होगी तो जल है वो गर्म होकर के किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदलता है। इसके अलावा नदियाँ जो हैं वो भी क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। अब विभिन्न नदियाँ हैं, जैसे गंगा है भारत में, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र है, अन्य जो नदियाँ जैसे सिंधु नदी तंत्र है, या विश्व की अन्य नदियाँ अमेजन है, नील नदी है, तो उनसे भी क्या जलवाष्प की प्राप्ति होती है। तो ये भी प्राकृतिक स्रोत में आता है। इसके अलावा प्राकृतिक जो झीलें हैं वो भी क्या आ जाएंगी? प्राकृतिक स्रोतों में आ जाती हैं। प्राकृतिक झीलों में जैसे कैस्पियन सागर है, या फिर जो अमेरिका का झील प्रदेश है उसकी झीलों की हम बात करें तो वो भी क्या है? अपने जलवाष्प के स्रोत के रूप में कहीं ना कहीं काम आती हैं। तो प्राकृतिक स्रोत एक तो ये हो गया कि महासागर, सागर, नदियाँ और झीलें जो हैं उनसे जो जल की वाष्प बनती हैं वो जलवाष्प का प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा इसमें जो कि वाष्प के ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे वनस्पति है, मृदा है। वनस्पति यानी वेजिटेशन, वनस्पति में क्या होता है कि वनस्पति जो पत्तियां जो होती हैं उनमें क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा होगी। जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे वहाँ का वातावरण थोड़ा ठंडा एवं सुखद होगा। इसके विपरीत जहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है, वनस्पति बिल्कुल नहीं है, वहाँ का वातावरण है वो इतना सुखद नहीं होगा। तो वनस्पति वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जब वनस्पतियाँ जो हैं वो सूर्य ताप की प्राप्ति करती हैं, तो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें जो जल होता है वो भी किस में बदल जाता है? वो उस गुप्त ऊष्मा को प्राप्त करते हैं और जल किस में बदल जाता है? वहाँ से वाष्प में बदल जाता है। इसके अलावा मृदा में जल की मात्रा पाई जाती है। जब सूर्य ताप की प्राप्ति होगी तो मृदा भी क्या होगी? मृदा में जो जल है वो क्या हो जाएगा? वाष्प बन करके उड़ जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। तो इस प्रकार प्राकृतिक स्रोतों में महासागर, सागर, नदियाँ, झील, वनस्पति, मृदा, ये सारे जलवाष्प के क्या हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके अलावा कुछ मानवीय स्रोत भी जलवाष्प के हैं। मानव ने जैसे बांध वगैरह बना करके जल का संरक्षण जो इकट्ठा किया है जल को, उससे भी जो वाष्पीकरण होता है। मानवीय स्रोत, तो मानवीय स्रोत में बांध यानी वाटर रिजर्व जो हैं, बांध जो है मानव ने क्या है? जल संरक्षण के लिए या बाढ़ों से बचने के लिए, जल को इकट्ठा रखने के लिए, उसका भंडारण करने के लिए बड़े बड़े बांधों का इनने के द्वारा निर्माण किया गया है। तो वो बांध क्या, उनसे भी क्या है? जब ताप की प्राप्ति होती है तो उनसे भी बड़ी मात्रा में क्या होता है? जल का वाष्पीकरण होता है। यानी जब जल है वो क्या है? ताप के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा वाष्प में बदल जाता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन जिसको हम कहते हैं, वाष्पीकरण जिसको कहा जाता है। तो बांध है, कृत्रिम झील भी आ जाएंगी, इसमें नहरें हैं,
नहरें जैसे इंदिरा गांधी नहर है, तो इतनी लंबी जो नहर है वो लंबे चौड़े एरिया से गुजरती है, तो उसमें भी जल है वो वाष्प के रूप में बदलता है। सिंचाई, अब जैसे नहरें बनाई गई हैं सिंचाई के उद्देश्य से, लंबे चौड़े क्षेत्र में इनके द्वारा सिंचाई की जाती है, तो पूरी सिंचाई जो होती है तो उसमें जब ताप की प्राप्ति होती है तो उससे भी क्या है, जलवाष्प है वो बनता है और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके अलावा तालाब हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित जो तालाब हैं उनसे भी जलवाष्प की मात्रा प्राप्त होती है। इसके अलावा वनीकरण, तो मनुष्य के द्वारा क्या वनों क्षेत्र में लगातार क्या विस्तार किया जा रहा है। हालांकि वनोन्मूलन भी एक मुख्य समस्या है, लेकिन मनुष्य वनोन्मूलन की समस्या को खत्म करने के लिए या पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार वन क्षेत्र में वृद्धि का प्रयास कर रहा है। तो वन क्षेत्र में अगर वृद्धि होगी तो उससे भी क्या होगा, वाष्पीकरण होगा और जलवाष्प की प्राप्ति होगी। तो ये मुख्य जलवाष्प प्राप्ति के स्रोत हो गए, जिसमें प्राकृतिक और मानवीय स्रोत हैं। तो इसमें जो जल विशेषतः ये माने कि जितने भी जल स्रोत हैं जो चाहे प्राकृतिक हों या मानव निर्मित हों, वो सारे के सारे क्या हैं, जलवाष्प के मुख्य स्रोत हैं। अब हम जलवाष्प का वितरण पढ़ते हैं। जलवाष्प का वितरण, अब जैसे वायुमंडल में हम वायुमंडलीय दाब का वितरण पढ़ते हैं, वायुमंडलीय ताप का वितरण पढ़ते हैं। वायुमंडलीय संगठन के अगर तत्वों की हम वितरण की बात करें तो उनका हम दो प्रकार का वितरण है वो पढ़ते हैं। दो प्रकार के वितरण में कैसा वितरण आता है, एक तो आता है वर्टिकल और दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल। यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं और हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया वर्टिकल यानी लंबवत वितरण, और दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल, या जिसको हम कह सकते हैं क्षैतिज वितरण। तो दो प्रकार का वितरण जलवाष्प का पाया जाता है। सबसे पहले हम देखें लंबवत वितरण के बारे में देखते हैं। लंबवत वितरण, तो लंबवत वितरण में क्या होता है, यानी हम पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर यानी वायुमंडल की ऊपरी परतों की ओर हम इस वितरण में देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं वायुमंडल जो जलवाष्प है वो नीचे से यानी धरातल से नीचे से ऊपर की ओर कम होता है या घटता चला जाता है। यानी जलवाष्प की मात्रा नीचे की परतों में ज़्यादा पाई जाती है और ऊपर की परतों में जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे कम हो जाता है। अब ऊपर बढ़ने का कारण क्या है, अब जैसे गुप्त ऊष्मा के द्वारा जल है वो वाष्प में बदल गया, वाष्प में बदल करके अब वाष्प गैस की क्या स्थिति होती है, वह ऊपर की ओर उठती है। अब जब ये ऊपर की ओर उठेगा यानी ऊपर की तरफ जाएगा तो जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मल लैप्स रेट यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा यानी ये जो गैस ऊपर उठ रही है, जलवाष्प ऊपर उठ रही है, उसका भी तापमान क्या हो जाएगा, कम होगा। कम होने पर क्या होगा, अब जैसे जलवाष्प वाष्प में किस में बदला, गुप्त ऊष्मा के कारण। अब धीरे धीरे वो गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी, इससे अलग हो जाएगी। गुप्त ऊष्मा अलग हो जाएगी। अब गुप्त ऊष्मा उस जलवाष्प से जब अलग हो जाएगी तो जल किस में, जो जलवाष्प है वो किस में बदल जाएगा, जल में। इससे ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, बर्फ में।
तो ये क्या है, यानी जैसे ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर कम होगा, गुप्त ऊष्मा है वो समाप्त हो जाएगी या अलग हो जाएगी। अलग होने के कारण क्या हो जाएगा, जल वाष्प है वो अपनी प्रकृति नहीं बनाए रख सकता, वो जल में बदल जाएगा, वर्षा हो जाएगी, ऐसा इस प्रकार से यानी संघनन हो जाएगा। अब कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, संघनन के कारण यानी जलवाष्प तो क्या होगी, समाप्त होगी। तो वो किसके साथ, जब जैसे वायुमंडल में धूल के कण है, धुएं के कण, राख के कण हैं, यानी एरोसोल्स वायुमंडल में उड़ते रहते हैं, तो वो जो जलवाष्प थी वो उन धुएं के, धूल के, राख के कणों के चारों ओर एकत्रित हो जाता है, क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा है वो हट गई, जिसके कारण वो किस में बदल गया, जल में बदल गया, वाष्प। तो जैसे ऊपर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वह जल में बदल जाती है, जलवाष्प जो है वो गुप्त ऊष्मा अलग होने के कारण। तो इस प्रकार ये जो जलवाष्प है अधिकांशतः 2 से 3,000 मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वायुमंडल का जो पूरा जलवाष्प पाया जाता है उसका 50% से अधिक क्या है, 2,000 मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यानी आधे से ज़्यादा जलवाष्प केवल 2,000 मीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, आधा से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, यानी 50% जो जलवाष्प है वो 2,000 मीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। यानी 2 से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहाँ पर जलवाष्प क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि संघनन की गुप्त ऊष्मा जो है वो समाप्त हो जाती है, जिसके कारण ये लेटेंट हीट है वो समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण ये जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार लंबवत वितरण में हम देखें तो जलवाष्प है वो नीचे से ऊपर की ओर, यानी पृथ्वी की सतह से हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो जलवाष्प है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जलवाष्प का अंत हो जाता है। तो ये ऊंचाई की ओर जाने पर क्या होता है, कम हो जाता है। ये है लंबवत वितरण। दूसरा हम इसका देखते हैं जलवाष्प का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण, जलवाष्प का क्षैतिज वितरण हम देखें तो जैसा कि हम देखते हैं सर्वाधिक ताप की प्राप्ति होती है भूमध्य रेखा पर। अब भूमध्य रेखा से जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे, एक तो जलीय स्रोत हैं वो कम हो जाते हैं, दूसरा ताप की प्राप्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ताप की प्राप्ति घट जाती है। तो ऊपर की तरफ जाएं तो ताप की प्राप्ति क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। यानी भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि ताप की प्राप्ति है वो घटती चली जाती है। इसमें कुछ एक ये भी रहता है कि जैसे सूर्य जब उत्तरायण होता है, यानी सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा, उनके बीच में सूर्य रहता है, यानी अयनवर्ती क्षेत्र के मध्य एक प्रकार से कह सकते हैं। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सूर्य की स्थिति रहती है। तो उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में जो जलीय क्षेत्र हैं उन पर जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी, और दक्षिणायन होगा तो दक्षिणी क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाएगी। यानी थोड़ा बहुत इसमें क्या है, परिवर्तन होता रहता है। इसके अलावा जो क्षेत्र ज़्यादा गर्म होते हैं, ज़्यादा ताप की प्राप्ति करते हैं, वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। स्थल एवं जल का वितरण भी इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता है। यानी स्थलीय भाग ज़्यादा होंगे तो जलवाष्प की मात्रा वो एक प्रकार से थोड़ा घट जाएगी, और जलीय भाग जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो सामान्यतः जलवाष्प की मात्रा है वो घटती है, लेकिन इसके ऊपर ऋत्विक परिवर्तन, ताप परिवर्तन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा तो उत्तर की ओर थोड़ी जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी, और मकर रेखा पर अगर चमकेगा तो दक्षिण की ओर थोड़ी जलवाष्प की मात्रा है वो
बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यानी ध्रुवों के नज़दीक जाएंगे तो वैसे वैसे क्या है, ताप की प्राप्ति कम होगी, सूर्य की जो किरणों का तिरछापन बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या है, ताप की प्राप्ति कम होगी और जलवाष्प की मात्रा है वो कम हो जाती है। ध्रुवों पर जलवाष्प की मात्रा कम मिलेगी क्योंकि वहाँ पर क्या है, तापमान कम रहने के कारण क्या है, जल वो वाष्प में बदल नहीं पाता है। तो इस प्रकार क्या है, जलवाष्प की मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है और उसी प्रकार पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर भी जलवाष्प की मात्रा है वो घटती है। तो ये तापमान जलवाष्प का वितरण हो गया, जो कि हमने लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार से देखा। अब इसके अलावा जलवाष्प का महत्व क्या है? जलवाष्प का महत्व। अब जलवाष्प का महत्व, सबसे पहला महत्व है संघनन एवं वर्षा। अब जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होगी तो जलवाष्प ऊपर उठेगी गैसीय अवस्था के कारण, और ऊपर उठ करके वो किस में बदलेगी, संघनन का यानी कंडेंसेशन की जो कंडीशन है, यानी संघनन की अवस्था में पहुंचेगी। संघनन में पहुंचेगी यानी क्या बनेगी, वह जल में बदल जाएगी। और जब ये मात्रा अधिक होती है तो जो यह वर्षा की मात्रा के रूप में हमें प्राप्त होती है, वर्षा के रूप में, यानी पहले संघनन होगा उसके बाद में क्या है, वर्षा होगी। तो उसका मुख्य चीज़ क्या होती है, जलवाष्प। जलवाष्प का क्या होगा, तापमान कम होने पर जलवाष्प है वो संघनित हो जाएगा, संघनन उसमें होगा और उसके बाद क्या है, हमें वर्षा की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार जलवाष्प का सबसे पहला महत्व क्या होता है, संघनन एवं वर्षा में, यानी जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी संघनन उतना ही अधिक होगा और उतनी ही अधिक मात्रा में वर्षा होगी। जहाँ पर वायु शुष्क होगी उसमें क्या है, संघनन नहीं हो पाएगा क्योंकि जलवाष्प नहीं है, तो उसकी वजह से वर्षा कम होगी। यानी अगर जलवाष्प को हटा दिया जाए तो कहीं भी वर्षा नहीं होगी, जलवाष्प के कारण ही वर्षा होती है। दूसरा, तापमान का नियंत्रण। जलवाष्प है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, तापमान का यह नियंत्रण करती है। अब जैसे जलवाष्प में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा होती है जलवाष्प में। अब जलवाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है उसका कार्य क्या होता है कि वह वायुमंडल को अत्यधिक ठंडा होने और अत्यधिक गर्म होने दोनों प्रकार से ये नियंत्रण रखती है। यानी जलवाष्प क्या करता है, वायुमंडल को अत्यधिक ठंडा एवं अत्यधिक गर्म नहीं होने देती। अब जैसे वायुमंडल में अत्यधिक गर्म नहीं होने देगी क्योंकि वो नमी को क्या गर्मी जो है उसको क्या कर लेगी, सोखेगी। इसके अलावा यानी जलवाष्प के ऊपर क्या क्या चीज़ें निर्भर कर रही हैं, संघनन एवं वर्षा जलवाष्प के ऊपर निर्भर कर रही हैं। उसके अलावा धरातलीय तापमान या पार्थिव विकिरण जो है उसको नष्ट होने पर भी किसका नियंत्रण रहेगा, जो जलवाष्प है वो उसको प्रभावित करती है। इसके अलावा वर्षा की मात्रा, वर्षा का स्वरूप है वो किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है, जलवाष्प के द्वारा निर्धारित हो रहा है। इसके अलावा वायुमंडल की गुप्त ऊष्मा है वो वायु राशि की स्थिरता और अस्थिरता को भी निर्धारित करती है। यानी अत्यधिक तापमान नहीं होने देती और अत्यधिक ठंडा भी ये नहीं होने देती। अत्यधिक ठंडा क्यों नहीं होने देती, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा है वो बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। यानी ये क्या है, कम नहीं होने देगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल जलवाष्प क्या कहलाता है, वायुमंडल का कंबल, क्योंकि ये क्या करती है, तापमान का नियंत्रण करती है। अब इसके प्रभाव क्या हुए कि एक तो ये संघनन एवं वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा तापमान का नियंत्रण करने में भी गुप्त ऊष्मा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये क्या जो जलवाष्प का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये वायुमंडल को न तो अत्यधिक गर्म होने देती है और न ही अत्यधिक ठंडा होने देती है। ये काम किसका होता है, जलवाष्प का होता है। तो अब जलवाष्प
की मात्रा जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या है बढ़ती है। अब जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग की जो कंडीशन है उसके कारण भी वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है। इससे क्या रेगिस्तान में वर्षा होना इसका क्या है एक उदाहरण है। तो इसके प्रभाव में है कि इससे क्या होता है वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वर्षा बढ़ेगी तो वनस्पति भी बढ़ेंगी। तो इसके लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है, वो क्या है एक प्रकार से हानिकारक है। तो हमने देखा जलवाष्प किसे कहते हैं, मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा होता है। जलवाष्प होती क्या है, जल जब वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा वाष्प में बदल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, जलवाष्प या वाटर वेपर उसको कहा जाता है। इसके स्रोत के बारे में हमने देखा, इसकी जो लंबवत एवं क्षैतिज वितरण के बारे में देखा और जलवाष्प का महत्व क्या है इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब अगली क्लास में हम वायुमंडलीय जो आर्द्रता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।